नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पे हम हर हफ्ते किसी एक व्यूअर की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर रामकिशोर लाल, जिन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि अभी तो वेडिंग का सीज़न चल रहा है, हमारी ठीक ठाक अर्निंग हो जा रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वेडिंग बंद हो जाएंगी या सीज़न नहीं रहेगा, ऑफ सीज़न में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, हमें अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि खाली मिस्टर लाल की प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है और भी बहुत सारे हमारे फ़ोटोग्राफ़र भाई होंगे पूरे हिंदुस्तान में ऐसे जो कि इस तरह की दिक्कतों का सामना करते होंगे। क्योंकि होता क्या है कि वेडिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे अर्निंग के स्कोप मिल जाते हैं। हर फोटोग्राफ़र चाहे वो किसी भी लेवल का हो, एक अच्छी अर्निंग कर लेता है, लेकिन जब वेडिंग्स बंद हो जाती हैं तो वाकई में उनके पास ब्रेड बटर की समस्या आ जाती है कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की, ईश्वर की इनायत है कि आपके पास एक इतनी अच्छी आर्ट है, आपके पास फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसा टूल है जिसके सहारे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आपका अपना कैमरा है, अगर आपके अपने दूसरे इक्विपमेंट्स हैं तो वेडिंग ही ना सही, आप और भी बहुत सारे दूसरे तरह के प्रोग्राम्स करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जिससे कि आप आने वाले समय में जब ऑफ सीज़न हो उसमें भी आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की साइकोलॉजी देखें तो इंसान अपनी किसी भी शादी में ही सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी पे खर्च करता है, और उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे अगर कोई चीज़ आती है तो वो अपने बच्चों के लिए खर्च करता है। क्योंकि एक बच्चे ही एक ऐसा बहुत ही संवेदनशील आइटम होते हैं किसी भी फैमिली के लिए, क्योंकि इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगा कि जिस समय आपका ऑफ सीज़न हो, जिस समय वेडिंग्स ज़्यादा ना मिल रही हों तो आप बच्चों की फ़ोटोग्राफ़ी पे अपना फोकस कीजिए। अब बच्चों की फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए क्या क्या स्कोप आपको मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले तो आपके जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के जितने भी नर्सिंग होम हैं या मैटरनिटी होम्स हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट करिए। क्योंकि चाइल्ड बर्थ का कोई सीज़न नहीं होता, ये थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूस होता रहता है। और अगर आपने किसी हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट मीन आज की तारीख में जितने भी हॉस्पिटल या प्राइवेट नर्सिंग होम्स इस तरह के होते हैं, जहाँ मैटरनिटी होम्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ जितने बच्चों का बर्थ हुआ हो उसका वो अपने पास एक रिकॉर्ड रखें। नॉर्मली डॉक्टर के जो चीफ गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं या उस हॉस्पिटल के और भी जो स्टाफ होते हैं, सीनियर स्टाफ होते हैं, वो अपने यहाँ के बर्थ लिए हुए बच्चों के साथ में एक फैमिली फ़ोटोग्राफ करवाना चाहते हैं और अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। तो आप अगर मान लीजिए कि अपने इस तरह के नर्सिंग होम हॉस्पिटल से कांटेक्ट करते हैं और उनसे अगर आप मंथली बेसिस पे अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप उनके यहाँ डेली आएंगे, उनके यहाँ जितने बच्चों ने बर्थ लिया हुआ होगा उनकी आप फ़ोटो लेंगे और उसके बदले में आपको जो भी मिल जाता है वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हो सकता है कि आपको वो फ़ीस जो है, जो भी वो देंगे, आपको लगे कि ये थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा कि ये फ़ीस जो है आपको किस तरह से आगे जाके फ्रूटफुल होगी। देखिए, मैं जो आपको ये सलाह दे रहा हूँ ये कोई एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन बिज़नेस अगर आपको चाहिए तो बना बनाया बिज़नेस तो आजकल पुरानी बात हो गई। क्योंकि आपको अगर बिज़नेस चाहिए तो आपको बिज़नेस को अर्न करना पड़ेगा। अगर आप याद करें तो आज से कुछ साल पहले तक प्री वेडिंग शूट, मैटरनिटी शूट वगैरह 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 चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों ने जनरेट की। तो अब क्या हो गया है, इस तरह की चीज़ों का एक फैशन सा आ गया कि पहले तो खाली शादी होती थी, अब शादी के बाद संगीत भी होने लगा, फिर तरह तरह की चीज़ें होने लगी, फिर प्री वेड शूट। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं मार्केट में नई नई आती हैं और लोग उसके हिसाब से अपनी अर्निंग बढ़ाते जाते हैं। तो अभी ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में अभी ज़्यादा इसका सिस्टम नहीं है, प्रचलन नहीं है। आप अपने एंड से शुरू कीजिए इसको। आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ अपना प्रपोज़ल दीजिए, वहाँ की जो भी इंचार्जेस होंगी उनको आपका प्रपोज़ल पसंद आएगा, और अगर पसंद आ गया तो आप ये मान के चलिए कि एक बंधी बंधाई इनकम आपकी आपके घर में
आने लगेगी। वो उसके बदले में आपको जो भी दें, 4,000 दें, 5,000 दें, 10,000 दें, 20,000 दें, जो भी महीने का आपको हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपकी लोकेलिटी के हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से जो भी पैसा बन पड़ता है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे रोज़ जाना पड़ेगा, उसके बदले में मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं। आप जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और इस काम को शुरू कीजिए। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि इस काम के आपको और क्या फ़ायदे होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको किसी एक हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि आप डेली वहाँ जाके फ़ोटो खींचेंगे। आप वहाँ के हॉस्पिटल के इंचार्ज के साथ आप कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हैं, मॉर्निंग का कर सकते हैं, आफ्टरनून का कर सकते हैं, इवनिंग का कर सकते हैं, जो आपको और उनको दोनों को सूट करता हो। तो सपोज़ अगर वो बोलते हैं कि सवेरे मुझे 9 से 11 आपका टाइम चाहिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, 9 से 11 का टाइम फिक्स कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे उस पर्टिकुलर डे को 3 बच्चों का जन्म हुआ है। तो बारी बारी से आप तीनों बच्चों के कमरे में जाएंगे या तीनों बच्चों के बेड पे जाएंगे और तीनों बच्चों की फ़ोटो आपके हॉस्पिटल वाले आपसे शूट करवाएंगे। आप उसको अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए, उसकी एक एक कॉपी जो भी है आप सामने वाले को, हॉस्पिटल वालों को दे दीजिए। लेकिन साथ में आपके जो भी बच्चे के पेरेंट्स हैं उनका फ़ोन नंबर, उनका नाम ज़रूर अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। प्लस उनको ऑफ़र दीजिए कि क्या उनको अपनी फैमिली के साथ में फ़ोटो खिंचवाना है क्या। हो सकता है उनके दादा दादी पास में हो, उनके भाई बहन पास में हो, और भी लोग पास में हो, वो बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहें। आप ऑन द स्पॉट उनकी फ़ोटो खींच लीजिए वहाँ पे, और उनका जो फ़ोन नंबर और उनका जो एड्रेस, उनका जो नाम आपने नोट किया हुआ है, उनके एड्रेस पे या तो आप उनको डिलीवर कर सकते हैं या उनको आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, या जो भी तरीका आप आपस में डिसाइड कर लें। तो इस तरह से डेली के 3-4 क्लाइंट्स आपकी डायरी में नोट होते जाएंगे। अब देखिए कहानी यहीं से शुरू हो रही है। आपने तो हॉस्पिटल वालों को पिक्चर खींचा और पिक्चर दे दी, एक कॉपी उनको दे दी, जो भी है, हॉस्पिटल से आपका उस दिन का एग्रीमेंट फिनिश हो गया। लेकिन उस बच्चे का जिसका आज जन्म हुआ है और उसके पेरेंट्स, उससे आपका एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप उस बच्चे की बर्थ डेट अपने डायरी में संभाल कर रखिए कि किस तारीख को कौन सा बच्चा जन्म लिया है, उसके पेरेंट्स का नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, सब आप डायरी में रखिए। अगर मान लीजिए पेरेंट्स ने वहाँ पे आपसे फ़ोटो खिंचवाई है एक्स्ट्रा कुछ और, तो उसके आप चार्ज कर लीजिए। अगर उन्होंने नहीं खिंचवाई है कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह चाहिए, अगले बेड पे जाइए, अगले बच्चे के पास जाइए और ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। आप सपोज़ आपने 4, 5, 6 बच्चों का फ़ोटो खींचा और सबकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, सबका फ़ोन नंबर आपके पास है और सबका एड्रेस आपके पास है। फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी कब डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से, और उसके 5, 6, 7 दिन बाद उस फ़ोन नंबर पे आप उनसे फिर से कांटेक्ट करिए और अपना हवाला दीजिए कि उस दिन उस तारीख को मैंने आपका फ़ोटो खींचा था, और आप उस बच्चे की जो भी फ़ोटो आपने खींची है उनके साथ में उसकी एक कॉपी उनको और भेजिए। तो इस तरह से आपके एक रिलेशंस डेवलप हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि वो घर पे कोई बच्चे का फंक्शन करने वाले हों, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो हमें मौका दीजिए, हम आपका फंक्शन अटेंड करेंगे। उसके बाद अगर वो बुलाते हैं तो ठीक है, नहीं बुलाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके रिकॉर्ड में आपकी एंट्री हो गई है उस बच्चे की। जैसे ही उसका बर्थडे अगले साल आता है, उस बर्थडे को आप उनको 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक बर्थडे की ग्रीटिंग कार्ड ज़रूर भेजिए, और उस ग्रीटिंग में उस बच्चे का जो फ़ोटो आपने 1 साल पहले खींचा था, उस फ़ोटो के साथ में आप कुछ अच्छे अच्छे शब्द लिख के बच्चे की दीर्घायु के लिए कामना करते हुए एक ग्रीटिंग बना के भेजिए। और साथ में ये भी लिखे कि इन केस अगर उसकी बर्थडे के लिए हमारी ज़रूरत है तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो मेरा ये आजमाया हुआ है कि हमने जितने भी लोगों को भी बताया है कि नॉर्मली आपकी एक ऐसी रेपो बन जाती है उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ में कि वो आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। और मान लीजिए नहीं भी बुलाएं, आपने साल भर में मान लीजिए अगर डेली 2 बच्चे के हिसाब से 365 दिन में आपके कम से कम 500-600 बच्चों का रिकॉर्ड आपकी डायरी में नोट हो जाता है। उन 500-600 में से अगर आपको 100 लोगों ने भी बुला लिया तो आपके पास एक बहुत बड़ा काम जनरेट हो जाएगा। और नॉट ओनली दैट,
जब आप इनके घर में जाके काम करेंगे, नई एंट्री होगी आपकी, तो वहाँ भी आपको 4-6 नए लोग मिलेंगे, तो ये सिलसिला बन निकलेगा और आप उस बच्चे की फैमिली के लिए एक परमानेंट फ़ोटोग्राफ़र बन जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको लगेगा आपका कमिटमेंट, आपका बिहेवियर, आपकी पंक्चुअलिटी कि और आपकी फ़ोटोग्राफ़ी की कितनी अच्छी पकड़ है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब भी आप इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ़्लैश अलाउ नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि न्यूबॉर्न बच्चे के साथ में आप फ़्लैश यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको लो लाइट में फ़ोटोग्राफ़ी करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो लो लाइट में मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे वार्ड में गए हैं आप, वहाँ पे एक ट्यूबलाइट जल रही होगी या ज़्यादा एक लैम्प जल रहा होगा या खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही होगी, तो आपके कैमरे में थोड़ा सा एक अच्छा ISO होना चाहिए। मतलब आपको उस समय में कम से कम हो सकता है कि 2000, 4000, 6000, 8000 ISO तक फ़ोटो खींचना पड़े। तो आप अपने कैमरे में प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस ISO पे कहीं नॉइज़ तो नहीं आता है। तो ये आप अपने घर में अपने एंड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, कोशिश करें कि आपके पास अगर एक 24-70 1.8 का लेंस हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप 50 mm, 35 mm या 85 mm का जो भी हो 1.8 f का नंबर का आप लेंस ज़रूर रखिए अपना पास, क्योंकि इसमें क्या है क्लोजअप्स अच्छे आते हैं। तो बच्चे का जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो आपका जो नॉर्मल एक 18-140 का लेंस है उससे भी फ़ोटो आएगी, अच्छी आएगी, लेकिन जो कि एक बच्चे के चेहरे पे एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए, हो सकता है वो 18-140 में ना आए। तो ऐसे टाइम में 50 mm का लेंस बच्चों की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत काम आता है। तो आप बच्चे की फ़ोटोज़ लीजिए, बच्चे के पेरेंट्स के साथ फ़ोटो लीजिए, उनके दादा दादी हों या आसपास भाई बहन हो, 3-4 ग्रुप फ़ोटोग्राफ करिए और उसके हिसाब से आपको जो भी चार्ज बन पड़ता है, आप इस समय आपको जो भी चार्ज मिलेगा वो आपके लिए एक तरह से बोनस है। वो आज आपको फ़ायदा नहीं दिलाएगा, ये आपको आने वाले समय में फ़ायदा दिलाएगा। तो उस समय आप ये कभी कोशिश मत कीजिएगा कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। जो पैसे आसानी से मिल जाएं आप उसको एक्सेप्ट करिए और खाली अभी तो आप रिलेशंस बिल्टअप करिए और इसके बाद देखेंगे कि आपके पास काम की लाइन लग जाएगी। अगर आपने अपना बिहेवियर अच्छा रखा और आपने अपनी पंक्चुअलिटी बना के रखी तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा। अब ये जो अभी मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल में जाके आप चीफ डॉक्टर से मिलिए या आप वहाँ के इंचार्ज से मिलिए, उसमें कुछ लोग हिचक जाते हैं। मतलब कि ऐसे हमारे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र दोस्त हैं जो कि मतलब अपने आप को इतना वो नहीं पाते हैं कि मैं उनसे बात कर पाऊँगा या उनसे मतलब डॉक्टर्स हैं उनसे मैं अगर किसी भी तरह की झिझक हो या झेप हो, कोई बात नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर किसी का अपना अपना हुनर होता है। तो इस काम के लिए आप किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं। आपकी जिस भी एरिया में जहां आप काम करते हैं वहां आप देखेंगे तरह तरह के स्कूल कॉलेजेस होते हैं जहां के बच्चे आके पढ़ते हैं, बाहर से भी आके पढ़ते हैं। आप उनमें से किसी एक स्टूडेंट को कांटेक्ट करिए या आप अपना एक ऐसा ऐड कर दीजिए, ऐड निकाल दीजिए, मुझे इस तरह के कुछ लोगों की ज़रूरत है जो मेरे बिहाफ पे ऑर्डर ला सकें। तो मान लीजिए अगर आपके आसपास में कोई MBA इंस्टीट्यूट है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अच्छे हैंडसम स्मार्ट लड़के हों जिनको कि पैसों की ज़रूरत होती है, तो आप उनसे कमीशन बेसिस पे बात कर सकते हैं कि इतने ऑर्डर लाओगे मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। वो आपके बिहाफ पे काम करने के लिए बिल्कुल इच्छुक रहेंगे क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। और अगर आपके पास टाइम ना हो या आप किसी वजह से हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगा सकते हो तो इस तरह के ऑर्डर्स लेने के लिए आप मार्केट से लोगों को हायर कर सकते हैं और आपको एक रिजनेबल अमाउंट देके कोई भी आसानी से मिल जाएगा। तो आपकी सोसाइटी में जो भी इस तरह के लड़के हों 20, 22, 25 साल के, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे जाके आपके लिए ऑर्डर लाके दे देंगे आपको। तो ये तो है कि आप हॉस्पिटल में अपनी पहुंच बनाइए। हॉस्पिटल का अगर एक बार आपका काम मिल जाता है तो धीरे धीरे आपके इससे दूसरे काम भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके पास कभी ऑफ सीज़न आपका आएगा ही नहीं। क्योंकि ऑलरेडी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया हुआ है, ऑलरेडी इस तरह के काम लोग कर रहे हैं और बहुत ही मतलब सक्सेसफुली कर रहे हैं। क्योंकि बर्थ एक ऐसी होती है चीज़ कि बच्चों का बर्थ तो होता ही रहता है और लगातार चलता रहेगा और आपका काम इसी तरह से बनता रहेगा। अब अगर धीरे धीरे आप पाते हैं कि मैं बच्चों की फ़ोटोग्राफ़ी में एक्सपर्ट हो गया हूँ, धीरे धीरे आपको
बच्चों की फ़ोटोग्राफ़ी करने में मज़ा भी आने लगेगा। तो एक तो ये हॉस्पिटल वाला काम हो गया। दूसरा अब आप कीजिए कि आपके एरिया के जितने भी फूड प्रोडक्ट्स के लोग हैं, डीलर्स हैं जो कि फूड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या फूड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज़ अगर आपके आसपास में है, या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। और अगर हो सके तो आप जैसे 2-3 लोगों का मतलब 2-3 फ्रेंड्स जो आपके फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, जो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, उनका आप एक ग्रुप बना लीजिए। और इस ग्रुप बना के आप इस तरह के जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फूड प्रोडक्ट्स के, या बच्चों से बेबी प्रोडक्ट्स, जितने भी तरह के बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाइल्ड केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और उनसे कांटेक्ट करके आजकल तरह तरह के मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, और उनसे बोलिए कि एक बेबी फेयर ऑर्गेनाइज़ करें। तो इस तरह के जो बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह के फेयर अगर ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, तो मान लीजिए अगर आप हर संडे को या महीने में एक बार किसी एक शॉपिंग मॉल में, किसी एक शॉपिंग मॉल दूसरे में, अगर आप इस तरह के फेयर ऑर्गेनाइज़ करवा देते हैं, जहाँ पे कि हेल्दी बेबी कंपटीशन करवा देते हैं आप, तो जितने भी बच्चे आएंगे वहाँ पे उनका आप फ़ोटोशूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है या फूड प्रोडक्ट्स वाले हैं, उनसे तो पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में जितने बच्चे आपके यहाँ कंटेस्टेंट बन के आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से भी आप चार्ज कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ्स का। प्लस वहाँ भी वही आपकी एक नई कंटिन्यूटी पैदा हो जाएगी कि जितने लोग वहाँ पर आए हैं, उनसे आप उनका एड्रेस, उनका टेलीफ़ोन नंबर, उनका नाम, बच्चे की बर्थ डेट, वो सब अपने डाटा बुक में एंटर करते जाइए। तो आप पाएंगे कि आपके शहर की, आपकी लोकेलिटी के आसपास के जितने बच्चे हैं, उनका पूरा एक डाटा बैंक आपके पास तैयार होता जाएगा। तो धीरे 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 आपके इस तरह के जितने, मान लीजिए आपके पास 1000 बच्चों का नाम, पता, फ़ोन नंबर सब कुछ आपकी डायरी में आ गया। उस 1000 में से अगर 100 बच्चों ने भी अपनी बर्थडे में या अपने किसी गैदरिंग में या अपने किसी फंक्शन में आपको इनवाइट कर लिया, बुला लिया, असाइनमेंट दे दिया, तो आपकी लाइफ से ये ऑफ सीज़न वर्ड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सीज़न में आप वेडिंग तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये बच्चों की जो फ़ोटोग्राफ़ी है वो आपको इतना ज़्यादा काम देगी कि आप इस बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो एक बार आप इसको आजमा कर देखिएगा, और फिर अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मेरे बताए हुए बहुत बच्चों ने इस तरह की फ़ील्ड को अपनाया है, और आज उनके पास भगवान के दया से काम की कमी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप भी निराशा के बादल में न खोएं। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप ये मत समझिए कि काम नहीं आएगा, काम तो आएगा, काम लेना पड़ता है। काम घर बैठे नहीं आएगा, आपको काम मार्केट से हासिल करना पड़ेगा। और आपने अगर एक बार इस तरह से एग्रेसिव तरीके से मार्केट में घुसने की कोशिश की, तो मैं नहीं समझता कि आपको कभी भी निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ आप ये वाला काम शुरू कीजिए, और आपको डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी सफलता हासिल होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले थर्सडे को शाम को 4 बजे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।